कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले भाग को सुनना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। राघव मायरा को शिमला जाने के लिए मना कर उसे पिक करने का वादा करके बाहर चला आया। बाहर आते ही चित्रा उसके बाजू पर मारते हुए बोली, बहुत तारीफ कर रहे थे ना मेरी और मेरे दोस्त की। घर चलो, आज हम दोनों बताएंगे आपको। सिद्धार्थ तो नहीं छोड़ने वाला आपको। और क्या बोल रहे थे? आपने सिद्धार्थ को मना लिया है, और ये कब हुआ, जरा बताने का कष्ट करेंगे? राघव बोला, हाँ, नहीं मनाया है तो मना लूंगा उसे, कौन सी बड़ी बात है, मेरी बात वह कभी नहीं टालता। चित्रा उसे घूरते हुए बोली, वह सबकी बात मानता है सिवाय तुम्हारे, तो थोड़ा संभल के रहना। और क्या बोल रहे थे? मैं ध्यान नहीं देती आप पर, आपका कल्याण होगा वहां जाकर। राघव खिसियाते हुए मुस्कुराया और उसे मनाने लगा। चित्रा, मेरी प्यारी चित्रा, ऐसे गुस्सा नहीं करते, मैं तो बस उन्हें मनाने के लिए ये सब बोला। बाकी तुम्हें तो पता ही है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, तो मैं ये सब कैसे बोल सकता हूँ? बाकी मेरे दिल में ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज़ यकीन करो मेरा। चित्रा बोली, ठीक है, तुमने उन दोनों को मिलाने का इतना अच्छा प्लान दिया है, इस वजह से इस बार माफ़ कर रही हूँ। यह कहकर वह गाड़ी में बैठ गई। राघव भी बैठ गया और दोनों वहाँ से निकल गए। राघव ने ऋषभ को फ़ोन करके वापस घर बुला लिया था, क्योंकि न्यू ईयर के बाद वह फिर से काम के चक्कर में बाहर चला गया और इस वजह से ऋषि उससे बात भी नहीं कर पाई थी। राघव ने ऋषि, रिक्की और नेहा को भी बता दिया था। अब सब राघव से बस यही उम्मीद कर रहे थे कि वह सिद्धार्थ को जाने के लिए मना ले। राघव दिन भर सिद्धार्थ के बात करने के मौके ढूंढता रहा, पर सिद्धार्थ काम में कुछ ज़्यादा ही बिजी था। वह घर आया तो देखा राघव सोफे पर बैठा उसका इंतजार कर रहा है। सिद्धार्थ उसके पास गया और बोला, क्या हुआ, आज यहाँ क्यों बैठे हो और घर नहीं गए, कुछ काम था क्या? इस पर राघव झल्लाते हुए बोला, काम काम काम, तुम ना काम में ही लगे रहो, बाकी सब जाएं भाड़ में। सिद्धार्थ बिना किसी भाव के बोला, क्या हुआ है, ऐसे भड़का हुआ क्यों है? अब सीधे सीधे बोल, क्या हुआ है, वरना अजब तू जानता है। यह कहते हुए वह एक हाथ की मुट्ठी बनाकर दूसरे हाथ से उस हाथ को रगड़ने लगा। राघव बोला, क्या यार, हर वक्त कुटाई की प्लानिंग में ही रहते हो, कभी बात भी सुन लिया करो। हाँ बोलो, राघव ने थोड़ा डरते हुए कहा। कल हम सब शिमला जा रहे हैं, तो पैकिंग कर लेना। सिद्धार्थ बोला, हम सब मतलब मैं भी? सिद्धार्थ ने भौहें सिकुड़ा कर पूछा। तुम्हारे बिना हम कैसे जा सकते हैं, ऑफकोर्स तुम भी चल रहे हो। सिद्धार्थ ने एक बार उसे घूरा और अपनी घड़ी निकालते हुए बोला, मैं नहीं जा रहा, तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं है। राघव बोला, तुमने तो मुँह पर ही मना कर दिया, ऐसा थोड़ी ना होता है यार, तो क्या पीठ पीछे मना करना चाहिए था? सिद्धार्थ बोला। तभी चित्रा तीनों के लिए काफ़ी लाते हुए बोली, मुझे पहले ही पता था कि इनसे कुछ नहीं होने वाला। देखो सिद्धार्थ, प्लीज़ हाँ कह दो, इतने दिनों बाद कहीं घूमने जाएंगे तो सबको अच्छा लगेगा। मायरा भी जा रही है, बहुत मुश्किल से मानी है वह। तुम दोनों को भी थोड़ा टाइम मिल जाएगा एक दूसरे को समझने के लिए। सिद्धार्थ ने थोड़ा सोचा और बोला, ठीक है चलूँगा। यह कहकर वह अपने रूम में जाने लगा तो राघव पीछे से बोला, वाह, उसके बाद झट से मान ली, और मुझे तो दोस्त मानते ही नहीं। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। सिद्धार्थ ने बिना पीछे मुड़े ही कहा, अब बस भी कर नौटंकी, बहुत रात हो गई है, यहीं रुक जाओ, और वह अपने कमरे में चला गया। वहीं चित्रा राघव को घूरते हुए बोली, मैंने कहा था ना, वह सबकी बात मानता है सिवाय तुम्हारे। राघव ने मुस्कुरा कर कहा, उसने मेरी ही बात मानी है, इतना तो समझता हूँ मैं अपने दोस्त को। वहीं सिद्धार्थ रूम में आया और कपड़े बदल कर वॉशरूम से बाहर आया। वह अपने फ़ोन में लगी मायरा की तस्वीर को देख रहा था और उसके साथ बिताए पलों को याद कर रहा था। वहीं मायरा का भी यही हाल था। वह आखिरकार कल सिद्धार्थ से मिलने वाली थी, पूरे 3 महीनों बाद। मायरा खुद से ही बोली, अब और दूर नहीं रहना चाहती मैं तुमसे सिद्धार्थ, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इस ट्रिप में सब कुछ ठीक हो जाए। दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोचते सोचते सो गए। अगले दिन सबकी पैकिंग में और तैयारियों में चला गया। शाम को आनंद मेंशन के बाहर 2 कार आकर रुकी, जो उन्हें एयरपोर्ट ले जाने वाली थी। नेहा, ऋषि, रिक्की और ऋषभ पहले ही निकल चुके थे। पहले कार में ड्राइवर के साथ राघव और चित्रा थे और दूसरे में सिद्धार्थ बैठा था। बाकी सब एयरपोर्ट के लिए निकल चुके थे। अखिल और आव्या बाहर आए और राघव की कार में बैठ गए।
उनके पीछे मायरा आई तो अखिल बोला, मायरा तुम उस कार में चली जाओ और जल्दी करो, हमें लेट हो रहा है। मायरा के पास अब कोई और ऑप्शन नहीं था। वह हाँ में सिर हिलाकर सिद्धार्थ के कार की तरफ बढ़ गई। वह जैसे जैसे कार की तरफ बढ़ रही थी वैसे वैसे उसकी धड़कनें तेज हो रही थी। वहीं सिद्धार्थ का भी यही हाल था, उसकी भी धड़कनें तेज थी। मायरा चुपचाप जाकर सिद्धार्थ के बगल में बैठ गई। सिद्धार्थ तो उसे देखने में ही बिजी था। पूरे 2 महीने बाद वह अपनी मायरा को देख रहा था। मायरा भी उसे एकटक देख रही थी और उसकी खुशी उसकी आंखों से साफ झलक रही थी। सिद्धार्थ और मायरा दोनों ही एक दूसरे को गले लगाना चाहते थे, एक दूसरे से खूब सारी बातें करना चाहते थे, पर कुछ नहीं कर पाए। रास्ते में स्पीड ब्रेकर आने की वजह से कार एक झटका खा गई, जिससे दोनों ही होश में आ गए और इधर उधर देखने लगे। सिद्धार्थ अब भी मायरा को ही देख रहा था। बाहर की हवा से मायरा की जुल्फें उसके चेहरे पर आ रही थी, जिसे मायरा बार बार अपने कान के पीछे कर रही थी। तभी कार में ड्राइवर ने म्यूजिक सिस्टम ऑन कर दिया और गाना बजने लगा। माना कि हम यार नहीं तो तय है कि प्यार नहीं, फिर भी नजरें न तुम मिलाना, दिल का एतबार नहीं। मायरा ध्यान से गाने को सुन रही थी और उसे महसूस कर रही थी। सिद्धार्थ उसके करीब गया और उसके बालों को कान के पीछे करने लगा। मायरा उसे ही देखे जा रही थी। इस वक्त वह मायरा के बहुत करीब था और दोनों ही एक दूसरे की आंखों में कहीं खो गए। दोनों महीनों बाद एक दूसरे के करीब आए थे और एक दूसरे को इतने करीब से देख रहे थे। दोनों के दिल में बहुत कुछ था कहने को, पर होठ शायद अभी इसकी इजाज़त नहीं दे रहे थे। सिद्धार्थ ने मायरा के सर से अपना सर जोड़ लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। मायरा भी इस एहसास में कहीं खो गई थी और उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली। गाना सुनते सुनते सिद्धार्थ मायरा से थोड़ा दूर हुआ और उसके माथे को चूम लिया। मायरा और सिद्धार्थ के दिल में इस वक्त एक अलग ही सुकून, एक अलग ही खुशी थी। दोनों के दिल का हाल उनके होठ न सही, पर उनके एहसासों ने एक दूसरे को बयां कर दिया था। दोनों की ही आंखें इस वक्त बंद थी और दोनों ही एक दूसरे के गले लग जाना चाहते थे। तभी कार रुकी तो दोनों होश में आए और एक दूसरे से अलग हुए। तब जाकर उन्हें यह एहसास हुआ कि वह दोनों क्या कर रहे थे। मायरा की नज़रें नीचे हो गई और साथ ही उसकी आंखों के कोने नम हो गए। सिद्धार्थ ने देखा कि वह लोग एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं तो वह बोला, चलो हम पहुंच गए। मायरा ने हाँ कहा और बाहर आ गई। सब वहां उन दोनों का इंतजार कर रहे थे। वह दोनों जैसे ही आए सब सिद्धार्थ के प्राइवेट प्लेन की तरफ बढ़ गए। इस प्लेन का सफ़र जैसे किसी की ज़िंदगी की नई शुरुआत का सफ़र होने वाला था। लंबी फ्लाइट के बाद सब सिद्धार्थ के रेस्टोरेंट में पहुंचे। मैनेजर सिद्धार्थ को देखकर तुरंत उसके पास आया और उसे ग्रीट करते हुए बोला, सर सभी का कमरा रेडी है, आपको यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। सबका कमरा एक फ्लोर पर ही था, पर मायरा और सिद्धार्थ का कमरा ऊपर वाले फ्लोर पर था और ये सब अखिल का किया धरा था। मायरा ने कुछ नहीं कहा और सिद्धार्थ के साथ ऊपर के फ्लोर पर चली गई। मायरा और सिद्धार्थ दोनों ही एक दूसरे को एक फॉर्मल गुड नाइट बोलकर अपने अपने कमरे में चले गए। ट्रैवल करने की वजह से सब थके हुए थे तो सब अपने अपने कमरे में जाकर फ्रेश होकर सो गए। अगली सुबह मायरा जल्दी उठ गई और अपने कमरे की बालकनी में जाकर खड़ी हो गई। गर्मी का महीना शुरू हो चुका था, पर शिमला में ठंड उतनी ही थी। हल्की धूप के साथ चारों तरफ कोहरा था, जिससे पहाड़ों की चोटियां दिखाई नहीं दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे बादल नीचे आ गए हों और पहाड़ों को अपने गिरफ्त में ले लिए हों। उस ठंडे मौसम में सुबह की वह हल्की फुल्की धूप बहुत सुकून देने वाली थी। सिद्धार्थ का यह रिसॉर्ट पहाड़ों के बीच नेचर की खूबसूरती के बीच बना हुआ था। रिसॉर्ट के पास ही एक बहुत बड़ा लेक था जिसमें लोग बोटिंग करने जाते थे। मायरा उस जगह आकर सच में बहुत खुश थी। उस जगह की खूबसूरती में वह इतनी खो गई थी कि पिछले कुछ दिनों की तकलीफ टेंशन सब भूल गई थी। उसे कुछ याद था तो वह था शिमला की खूबसूरती। वह इतनी खुश थी कि उसका बस चले तो वह हमेशा के लिए वहीं बस जाए। ये बर्फीला मौसम, ठंडी हवाएं और शिमला की वह खूबसूरत वादियाँ जो कि बालकनी से कुछ दूरी पर धुंधली सी दिखाई दे रही थी। उसका बस चलता तो वह अभी कूद कर उन वादियों में चली जाती। वह अपने दोनों हाथ फैलाकर और अपनी आंखें बंद करके वह सब महसूस करने लगी। मायरा आंखें बंद किए हुए शिमला के खूबसूरत मौसम को महसूस कर रही थी। ठंड और बारिश की दीवानी तो वह पहले से ही थी। तभी रूम में रखा उसका फ़ोन रिंग करने लगा। वह अंदर गई तो देखा आव्या का कॉल था। हाँ बोलो, क्या हुआ?
अब क्या हुआ कि बच्ची कहाँ है? अब तक नीचे नहीं आना क्या? या हम तुझे रिसॉर्ट में ही छोड़कर चले जाएं? 1 मिनट, कहीं तू हमसे पहले तो नहीं निकल गई? मायरा उसे रोकते हुए बोली। 1 मिनट 1 मिनट, सांस ले लो यार, बोले ही जा रही हो, मुझे भी तो बोलने का मौका दो। और इतनी जल्दी कहाँ जाना है? क्या करोगे 7 बजे जाकर? मरना है क्या ठंड से? आभ्या बोली। ओ कुंभकर्ण की अम्मा, लगता है अब तक सो रही थी। ठीक से टाइम देख, 9 बज रहे हैं। मायरा हैरान होते हुए घड़ी देखी तो उसे पता चला कि शिमला की खूबसूरती में वो इतनी खो गई थी कि पिछले 1.5 घंटे से बालकनी में खड़ी है और उसे समय का पता ही नहीं चला। वह अपनी जीभ दबाते हुए बोली, सॉरी यार, बस 2 मिनट में आती हूँ। यह कहकर उसने फ़ोन कट किया और रेडी होने चली गई। वह रेडी होकर बाहर आई और दरवाज़ा खोला तो देखा सिद्धार्थ अपने पॉकेट में हाथ डाले दीवार के सहारे खड़ा था। मायरा उसे देखते हुए बोली, क्या हुआ? लगता है आप भी लेट हो गए। सिद्धार्थ ने हल्के से मुस्कुरा कर कहा, हाँ, कहीं खो गया था। एक खूबसूरत चीज़ देखने में बिजी था जो खुद शिमला की खूबसूरती में खोई हुई थी। जल्दी चलो, सब इंतज़ार कर रहे हैं। यह कहकर वह जाने लगा और मायरा उसके पीछे पीछे जाने लगी। जाते वक्त मायरा ये सोच रही थी कि सिद्धार्थ के कहने का मतलब क्या था। तभी उसे याद आया कि सिद्धार्थ का रूम उसके रूम के बगल में है और दोनों की बालकनी एक साइड में ही है। मायरा कब उसकी बातों से मुस्कुराने लगी, उसे खुद इसका एहसास नहीं था। दोनों ही नीचे आए तो सब उन्हीं का वेट कर रहे थे। सब ने ब्रेकफास्ट किया और जाने के लिए रिसोर्ट से बाहर आकर खड़े हो गए। राघव ने सबसे कहा, शहर कल घूम लेंगे, आज आसपास की जगह घूमने चलते हैं। सिद्धार्थ को यह जगह हमेशा से बहुत पसंद है क्योंकि यहाँ बहुत शांति है और हमारे सिद्धार्थ बाबू भी शांति प्रिय जीव हैं। उसके इस बात पर सब मुस्कुराने लगे और सिद्धार्थ उसे अपनी ठंडी निगाहों से घूरने लगा। राघव थोड़ा सकपका गया और बोला, चलो सब, अब दिन भर यहीं रहना जाए क्या? जल्दी चलो वरना मेरी कुटाई पक्की है। लास्ट लाइन उसने धीरे से कही थी पर सबने सुन ली और मुस्कुराने लगे। रिक्की बोला, पर चलना कहाँ है? मायरा झट से बोली, पास में ही एक खूबसूरत वादी है, वहाँ चलें प्लीज़। हाँ, वहीं चलते हैं, और पास में ही एक बहुत सुंदर लेक है, सबको बहुत अच्छा लगेगा, पर वहाँ तक चल के जाना पड़ेगा, राघव बोला। एलेक्स ने कहा, ठीक है, अब चलो भी। सब अपनी अपनी वाली के साथ राघव के पीछे चल रहे थे और आसपास के खूबसूरत नज़ारों का मज़ा ले रहे थे। मायरा यह सब देखकर बहुत खुश थी और हर एक चीज़ को अपने कैमरे में कैद कर रही थी। वह खुशी से चली जा रही थी और इस दौरान वह कब सिद्धार्थ का हाथ पकड़कर चलने लगी उसे मालूम ही नहीं हुआ। राघव चित्रा के साथ, अखिल आभ्या के साथ, पर ऋषभ और ऋषि जैसे बेमन से साथ चल रहे थे। रिक्की अपना सिंगल बंदा, वह तो अपने ही धुन में चला जा रहा था। वहीं नेहा सबसे लास्ट में आ रही थी। वह रास्ते के बदले इधर उधर देखकर चल रही थी और खुश हो रही थी। एक जगह उसका पैर पत्थर से टकराया और वह गिरने लगी। इससे पहले वह गिरती, किसी ने उसे अपनी मजबूत बाहों में पकड़ लिया। नेहा ने आंखें खोलकर देखा तो एलेक्स उसे देख रहा था। नेहा उसे देखे ही जा रही थी, तभी एलेक्स के गला साफ करने की आवाज़ सुनकर वह होश में आई। उसने उठकर खड़ा होना चाहा पर पैर में दर्द की वजह से वापस से गिरने लगी। एलेक्स ने उसे संभाल लिया और उसका पैर देखने लगा। एलेक्स बोला, मैम आप ठीक हैं? ज़्यादा दर्द हो रहा है क्या? उसने नेहा के पैर को छुआ तो नेहा के मुंह से आह निकल गई। नेहा दर्द से बोली, मैं नहीं जा सकती, बहुत दर्द हो रहा है, मैं यहीं बैठी हूँ, आप चले जाओ वरना सबका मूड ऑफ हो जाएगा। सब कितने खुश थे आने के लिए, मेरी वजह से सब खराब हो गया। मैं पक्का नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी, आप चले जाओ। एलेक्स ने उसकी आंखों में देखा जिसमें दर्द की वजह से हल्की नमी थी। वह बोला, मैं किसी को आधे रास्ते पर नहीं छोड़ता, मेरा हाथ पकड़ो और मेरे साथ चलो। एलेक्स ने अपना हाथ बढ़ाया तो नेहा ने भी उसका हाथ पकड़ लिया। वह चलने की कोशिश कर रही थी कि एलेक्स ने उसे जल्दी से अपनी गोद में उठा लिया। नेहा ने झट से अपनी बाहें उसके गले में डाल दी और उसे हैरानी से देखने लगी। वहीं एलेक्स बिना भाव के लिए उसे आगे बढ़ रहा था। लेक ज़्यादा दूर नहीं था, सब वहाँ पहुँच गए और सबको वह जगह बहुत पसंद आई थी। वह जगह थी ही इतनी खूबसूरत, बड़े बड़े पत्थर, पानी का शोर और नदी का किनारा, सब कुछ बहुत सुंदर था। सब वहाँ पर एलेक्स का ही इंतज़ार कर रहे थे। तभी उन्होंने कुछ दूर पर उन दोनों को आते देखा और हैरानी से उन्हें देखने लगे। सिद्धार्थ जल्दी से एलेक्स के पास गया और पूछा, क्या हुआ? इसे तुम ऐसे क्यों लेकर आ रहे हो?
एलेक्स बोला, वो बॉस मैम के पैर में मोच आ गई है और वह दर्द की वजह से चल नहीं पा रही हैं। इस वजह से मुझे उन्हें ऐसे लाना पड़ा। सॉरी बॉस। सिद्धार्थ ने नेहा को संभाल कर एक पत्थर पर बिठाया और एलेक्स से बोला, अरे तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? इनफैक्ट थैंक यू नेहा को लाने के लिए, वरना सर्दी में चल कर आती तो पैर ज़्यादा सूज जाता। एलेक्स ने बस हल्के से मुस्कुरा दिया और नेहा तो उसे ही देखे जा रही थी। नेहा सिद्धार्थ को देखते हुए बोली, भाई मैं अभी ठीक हूँ, रिसोर्ट पहुँचकर मैं दवाई ले लूँगी। आप सब अपना मूड मत खराब करो, घूमने आए हो ना तो हम मज़े करते हैं। सिद्धार्थ बोला, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे छोड़कर जाऊँगा? राघव तुम सबके साथ जाओ और आसपास घूम कर आओ, मैं यहीं हूँ। वैसे भी मैंने ये जगह देखी है। हम तेरे और नेहा के बिना नहीं जाएंगे, हम भी यहीं हैं। मायरा ने भी बोला, हाँ यहीं रहेंगे हम। मैं यहीं बैठी रहूँगी, कहीं नहीं जाऊँगी। आप लोग आसपास तो घूम सकते हैं ना, और चीप तो है ही मेरे साथ। यह सुनकर एलेक्स नेहा को आंखें बड़ी करके देखने लगा। वह सिद्धार्थ के कान के पास आकर बोली, भाई मेरी भाभी को भी मनाना है ना आपको, तो जाओ प्लीज़। सिद्धार्थ यह सुनकर हैरानी से उसे देखने लगा। नेहा ने सबको देखकर कहा, प्लीज़ मेरे लिए। सब मान गए और एक जगह जाकर सब फोटो खींचने लगे। अखिल और आव्या एक अलग जगह पर, जहाँ पर उनमें से कोई नहीं था, वहाँ पर एक दूसरे की बाहों में बैठे थे। आव्या बोली, कितना खूबसूरत है ना ये सब अखिल जी, मैंने इतनी सुंदर जगह आज तक नहीं देखी, कभी बाहर आई ही नहीं घूमने। अखिल उसके माथे को चूमते हुए बोला, तुम इतने में ही खुश हुए जा रही हो? मैंने तो तुम्हें पूरा वर्ल्ड टूर कराने का प्लान बनाया था। वैसे तुम्हें यह जगह इतनी पसंद है तो शादी के बाद हम फिर यहाँ पर आएंगे। एक मिनट, लेकिन हमारी शादी तो कब की हो चुकी है? आव्या हैरान होते हुए बोली, लेकिन कब हुई? और मुझे ही नहीं पता कि मेरी शादी हो गई। अखिल ने उसे गले लगाते हुए कहा, याद है ऑफिस ज्वाइन करते वक्त तुमने एक एग्रीमेंट पर साइन किया था? उसमें ऑफिस के एग्रीमेंट के साथ साथ हमारे मैरिज एग्रीमेंट भी थे, जिस पर तुमने साइन किया है। तो तुम अब मेरी लीगली वाइफ हुई, और जर्मनी में मैंने जो भी उस आदमी से कहा था वह सब सच था। समझी मिसेज आनंद? आव्या हैरानी से बोली, पर क्यों किया आपने ऐसा? अखिल बोला, आव्या मैं कभी नहीं चाहता था कि तुम मुझसे दूर रहो, और उस वक्त तुम्हारे घर पर जो हालात थे मुझे यही सही लगा। पर सच कह रहा हूँ, उसका मैंने कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहा। अगर उस वक्त हालात मुझसे नहीं संभलते तो मैं तुम्हें उसी वक्त अपनी बीवी एक्सेप्ट कर लेता और तुम्हें ज़रूर मना लेता। आव्या बोली, और अगर मैं नहीं मानती तो? ऐसे कैसे नहीं मानती? मैं मना कर रहता। नहीं तो? आव्या बोली, ज़बरदस्ती करते आप मेरे साथ? अखिल बोला, नहीं, मैं ज़िंदगी भर तुम्हारा इंतज़ार करता। आव्या ने जब अखिल की बात सुनी तो उसका दिल भर आया। आव्या उसके सीने से लगकर आंखें बंद कर ली और साथ में अखिल भी। अखिल ने जब अपनी आंखें खोली तो एकदम से डर गया और आव्या को थोड़ा दूर कर दिया। आव्या ने जब सामने देखा तो वह भी डर गई। मायरा अपने दोनों हाथ बांधे अपने दोनों आईब्रो सिकुड़ कर उन्हें घूर रही थी। अखिल बोला, ऐसे क्यों देख रही है मीरू? मायरा गुस्से में अखिल से बोली, मैं आपसे बात नहीं कर रही, क्या कर रहे थे आप दोनों यहाँ पर? फिर आव्या को देखते हुए बोली, और तुम क्या कर रही थी मेरे भाई के पास? यह सुनकर आव्या की आंखें नम हो गई और उसने सर झुका लिया। अखिल उससे देखकर बोला, मीरू मेरी बात तो सुनो। तभी मायरा बीच में बोली, भाई मुझे कुछ नहीं सुनना, आप बस इतना बताओ कि क्या आप दोनों साथ हो? मैंने पूछा, क्या आप दोनों साथ हो? अखिल ने हाँ कहा और मायरा के कुछ बोलने पर ही आव्या बोल पड़ी, मायरा प्लीज़ तुम अखिल जी को गलत मत समझो, उनसे नाराज़ मत होना प्लीज़। मायरा उसे देखते हुए बोली, वह तो मैं पहले से ही हूँ। आव्या बोली, देखो अगर तुम्हें हम दोनों साथ में पसंद नहीं है तो मैं चली जाऊंगी, पर तुम अखिल जी से नाराज़ मत हो। मायरा उसके पास गई और उसके सर पर चपत लगाते हुए बोली, बेवकूफ़ लड़की, अगर मेरे भाई को कभी भी छोड़कर गई ना तो बाल नोच लूँगी तेरी और जान भी ले लूँगी। और क्या खुद ही सब कुछ सोचे जा रही है? मुझे तेरे अलावा कोई और भाभी नहीं चाहिए। मैं और भाई तो कब से तुझे एहसास दिलाने के मिशन पर थे, और आखिर यह काम हो ही गया और मैं तो बहुत खुश हूँ। यह सुनकर आव्या खुशी और हैरानी से उसे देखने लगी। अखिल बोला, तो तू नाराज़ क्यों है? इसलिए कि आप मुझे प्यार ही नहीं करते, मुझे कुछ भी नहीं बताया इस बारे में, मायरा बोली।
ऐसी बात नहीं है, मैं बहुत प्यार करता हूँ अपनी बहन से और वापस आने के बाद हालात ऐसे थे ही नहीं कि हम तुम्हें कुछ भी बता सके। क्या मतलब जर्मनी ट्रिप से ही ये सब ठीक हो चुका है और मुझे पता ही नहीं? क्या हालात थे, कैसा वक्त था, वह सब मैं कुछ नहीं जानती। आपने गलती की है और आपको सजा मिलेगी। अखिल बोला, ओके जो मर्जी दे देना मुझे सजा, पर प्लीज मुझसे नाराज मत हो, तुम्हारी सारी बात मानूंगा मैं। मायरा बोली, पक्का ना? हाँ पक्का। तो फिर आज रिसोर्ट में हम छोटी सी पार्टी करेंगे। पर क्यों? भाई नेहा का पैर भी ठीक नहीं है तो वो 2 दिन तक कहीं नहीं जा पाएगी, तो क्यों ना हम 2 दिन तक रिसोर्ट में ही मज़े करें। तभी पीछे से राघव बोला, बिल्कुल सही बोल रही है मेरी बहन, तो तय रहा आज रात को जलसा करेंगे बापू। सब वहाँ पर आ गए और राघव की बात सुनकर हामी भर दी। सब वहाँ से जाने के लिए निकल गए। नेहा को सिद्धार्थ ने उठा रखा था। सब रिसोर्ट में पहुंच गए और सिद्धार्थ नेहा को उसके कमरे में छोड़कर बाकी बॉयज़ के साथ शाम की तैयारी करने चला गया। शाम के पार्टी की तैयारी रिसोर्ट के ही डिस्को में हो रही थी। सारे बॉयज़ वहीं थे और सारे गर्ल्स शाम के लिए एक दूसरे के साथ अपने कपड़े डिसाइड कर रही थी। सब ने गाउन पहनने का तय किया। चित्रा, ऋषि, आव्या और मायरा सब नेहा के साथ उसके रूम में थे और बातें कर रहे थे। वहीं डिस्को में इंतज़ाम देख रहे थे और अपना रिक्की एक जगह बैठकर अपने फ़ोन पर गेम खेलने में बिजी था। ऋषभ ने गुस्से में उसका फ़ोन छीन लिया और बोला, आलसी कहीं कि हम वहाँ काम कर रहे हैं और ये जनाब यहाँ गेम खेल रहे हैं। चुपचाप चल और हमारी मदद कर। सिद्धार्थ बीच में बोला, उससे कुछ नहीं होने वाला, उसे वहीं रहने दो ऋषभ, वरना सारा काम बिगाड़ देगा हमारा। एक नंबर का नालायक है। तभी अखिल और राघव मुस्कुराते हुए आ रहे थे। ऋषभ बोला, अब आप दोनों ऐसे क्यों मुस्कुरा रहे हो जैसे परमाणु बम का फार्मूला रेडी करके आए हो? राघव एक कुटिल मुस्कान देते हुए बोला, कुछ वही समझ लो, वैसे तुम सबसे एक ज़रूरी बात करनी है मुझे। एलेक्स बोला, कौन सी ज़रूरी बात? अरे मेरे डिटेक्टिव बाबू, बता रहा हूँ, ज़रा सब्र करो। राघव बोला, तो भाइयों आज रात हम लोग कुछ स्पेशल करने वाले हैं यार। शिमला की ठंड में थोड़ा पार्टी करेंगे, थोड़ा मज़े करेंगे। ऋषभ बोला, क्या मतलब? अरे ठंडी सुहानी शाम में जाम न हो तो क्या मजा। तो बोलो भाइयों, क्या कहते हो? ऋषभ बोला, बेवड़े कहीं के, हमारा धर्म भरभ्रष्ट करवाओगे आप। पता नहीं क्या सोचकर माँ पापा ने आपका नाम राघव रखा था। कोई गुण नहीं है श्री राम जी के आप में। आप तो कांडी हो, हर जगह कांड ही करते रहते हो। सुधर जाओ भाई वरना पछताओगे। ओ सन्यासी आत्मा, हम रोज रोज पार्टी नहीं करते, छुट्टी पर आए हैं तो मज़े तो करने ही चाहिए। और जो सुधर गया वो राघव नहीं, समझे मिस्टर सन्यासी? सिद्धार्थ बोला, इस नौटंकी का कुछ नहीं हो सकता। अखिल बोला, राघव तुम्हारा प्लान तो अच्छा है, पर मैं पहले ही बता रहा हूँ, आव्या का मुझे मालूम नहीं, पर मायरा को यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पिछली बार जब एक बिजनेस पार्टी में थोड़ा ड्रिंक करके आया था तो अगली सुबह पनिशमेंट मिली थी मुझे। ऋषभ हंसते हुए बोला, कितने कोड़े पड़े थे जो ऐसे डर रहे हो? अखिल बोला, बेटा कोड़े नहीं पड़े थे, आनंद मेंशन के पूरे 20 चक्कर लगवाए थे मुझसे उसने। समझ रहे हो, एक घर जो कि पूरे 2000 मीटर की एरिया में बना है, उसके 20 चक्कर। हाँ वो बात अलग है कि बाद में उसने मेरा ख्याल रखा था, पर पनिशमेंट तो मिली थी ना। सिद्धार्थ बोला, फिर तो मेरी तरफ से ना ही है, वैसे भी मुझसे बात नहीं कर रही, और फिर अगर ये सब पता चलेगा तो मेरी गाड़ी पटरी पर आने से पहले ही उसमें आग लग जाएगी और ब्लास्ट हो जाएगी। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। यहाँ मैं सब ठीक करने आया हूँ, बिगाड़ने नहीं। राघव बोला, अब इतना मत डरो यार, कुछ पता नहीं चलेगा। वैसे अखिल, क्या बहन प्रेम है। शहर का जाना माना बिजनेसमैन अखिल आनंद अपनी बहन से डरता है? वाह, एलेक्स बोला। अखिल बोला, अब मेरी राजकुमारी है तो माननी ही पड़ेगी ना उसकी बात। मेरी प्रॉब्लम तो समझ में आती है, पर मुझे अब तक पता नहीं चला कि राघव क्यों छिपाना चाहता है ये सब। राघव जो अब तक रिलैक्स खड़ा था वो थोड़ा खिसियाते हुए मुस्कुरा कर बोला, मेरा भी सेम प्रॉब्लम है। रिक्की ऋषभ के पीछे झांकता हुआ बोला, मतलब मायरा आपको भी पनिशमेंट देती है? बताया नहीं कभी आपने भी ये प्रसाद चखा हुआ है? राघव उसे गुस्से से घूरने लगा और पास पड़ा कुशन उसे फेंक कर मारा, जिसे रिक्की ने झट से कैच कर लिया। राघव बोला, गधे कहीं के, वह क्यों पनिशमेंट देगी मुझे? अकल के अंधे, जब भगवान अकल बांट रहे थे तो तुम कहीं भाग गए थे क्या? मैं मायरा की नहीं चित्रा की बात कर रहा हूँ। न पहले वह मुझे ड्रिंक करने देती थी और न शादी के बाद करने देती है। एलेक्स बोला, क्या मतलब?
राघव नौटंकी करते हुए बोला। अब क्या बोलूं, मेरी दुख भरी दास्तां। ड्रिंक का नाम सुनते ही उसके अंदर की वाइफ की आत्मा जग जाती है और फिर मेरा इमोशनल अत्याचार स्टार्ट होता है। अरे स्टार्ट क्या होता है, बैंड बजता है मेरा। सब उसकी बात सुनकर हंसने लगे। रिक्की बोला, अगर वह लोग नहीं माने तो हो गई आज की पार्टी। राघव बोला, मेरे होते हुए ऐसा नहीं हो सकता, एक सॉलिड प्लान है मेरे पास, इधर आओ। जब सब उसके पास आ गए तो राघव उन्हें कुछ बताने लगा। पूरा प्लान सुनने के बाद सब उसे हैरानी से देखने लगे। ऋषभ बोला, भाई बहुत रिस्क है इसमें, अगर गलती से भी उन्हें पता चला ना तो हमारी खैर नहीं। हाँ सही बात है, मुझे भी ये डर है, एलेक्स बोला। राघव बोला, डर के आगे जीत है मेरे भाई, इतना मत डरो, बड़े बड़े कामों में रिस्क लेना पड़ता है। उसकी बात सुनकर सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। शाम का वक्त था। आज पार्टी में गर्ल्स और बॉयज़ एक दूसरे को एक सरप्राइज देने वाले थे। बॉयज़ रेडी होकर डिस्को में जा चुके थे, तभी सारी गर्ल्स की एंट्री हुई। गर्ल्स और बॉयज़ ने जब एक दूसरे को देखा तो हैरान रह गए। गर्ल्स कभी बॉयज़ को देखती तो कभी एक दूसरे को, वहीं बॉयज़ का भी यही हाल था। जब सारे गर्ल्स अपने अपने कपड़े सिलेक्ट कर रही थी तो ऋषि ने सबको ये आइडिया दिया कि आज सब एक जैसी ड्रेस पहन कर जाएंगी। सब इस बात से राज़ी हो गई और एक डिजाइनर से एक जैसे ही कपड़े मंगवा लिए और बॉयज़ को सरप्राइज़ देने का सोचा। वहीं रिक्की ने भी यही आइडिया दिया था, आखिर दोनों जुड़वा थे तो दिमाग तो सेम होना ही था। सारे गर्ल्स ने मैरून कलर का गाउन पहन रखा था और सब किसी परी से कम नहीं लग रही थी। चित्रा, आव्या, ऋषि, मायरा और नेहा। वहीं आज बॉयज़ भी बहुत स्टाइलिश लग रहे थे। ब्लैक जीन्स, वाइट टी शर्ट और ब्लू ब्लेजर में कतई जहर लग रहे थे। लड़कियों की तो नज़र ही नहीं हट रही थी उन पर से। लड़कों का भी वही हाल था, सबकी धड़कनें बढ़ी हुई थी। तभी म्यूजिक की आवाज़ से सब होश में आए और पार्टी को एंजॉय करने लगे। राघव ने एक वेटर से सेटिंग करके उसे कोल्ड ड्रिंक में अपनी चीज़ मिक्स करने को कहा था ताकि किसी भी गर्ल्स को यह सब पता न लग सके। गर्ल्स पार्टी एंजॉय कर ही रही थी कि वेटर उनके पास कोल्ड ड्रिंक लेकर आया जो उन लोगों ने ऑर्डर किया था। दूसरा वेटर भी बाकी कोल्ड ड्रिंक्स रख कर चला गया। सभी बॉयज़ तो सारी गर्ल्स को ही देखने में बिजी थे जो डांस फ्लोर पर गाने के साथ झूम रही थी। नेहा एक जगह बैठकर म्यूजिक के साथ अपने हाथों को हिलाकर एंजॉय कर रही थी। बॉयज़ अब उन्हें देखना छोड़कर अपने ही बातों में लग गए। जब सारी गर्ल्स डांस करते करते थक गईं तो आकर अपनी जगह पर बैठ गई और कोल्ड ड्रिंक पीने लगी। कुछ देर बाद जब राघव ने उस वेटर से उनके स्पेशल ड्रिंक के बारे में पूछा तो वो बोला, सर वह तो मैंने आप सबकी टेबल के पास रखवा दिया है। यह कहकर वह चला गया। सारे बॉयज़ एक दूसरे का मुंह हैरानी से देखने लगे और ये सोचने लगे कि जब गर्ल्स को यह पता चलेगा तो क्या हाल करेंगी वह उन सब का। सब भागकर डांस फ्लोर के पास से अपने टेबल के पास आए तो उनके होश उड़ गए और उनके चेहरे सफ़ेद पड़ने लगे और सब एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। सब राघव को गुस्से से घूरने लगे। सिद्धार्थ गुस्से में बोला, गधे के बच्चे, बोला था मत कर ये सब, पर नहीं, इस बेवकूफ़ के तो पल्ले ही नहीं पड़ रहा था कुछ भी। सब कुछ खुद ही करना है। साले अब फंसा दिया ना, अब कैसे संभालेंगे इन सबको। ऐसा लग रहा है जैसे बेवड़ियों की फौज सामने हो। अखिल बोला, देख उन्हें, सब के सब नशे में झूल रही हैं। एक बार के लिए इन्हें सारा प्लान पता चल जाता तो भी बच जाते, पर अब जब उन्हें पता चलेगा कि हम सब की वजह से ये लोग बेवड़ी बन घूम रही हैं तब तो सबकी चमड़ी उतरने वाली है। एलेक्स बोला, ये सब राघव की वजह से हुआ है, क्या ज़रूरत थी ऐसा प्लान बनाने की। राघव बोला, अच्छा सब कुछ मैंने नहीं किया है, भूल गए कैसे मेरा प्लान सुनकर सब खुश हुए थे, और अगर तुम लोग हाँ न बोलते तो मैं कुछ भी नहीं करता, समझे। ऋषभ बोला, भाई आप बात घुमा रहे हो। सिद्धार्थ बोला, चुप राघव के बच्चे, सब तेरी वजह से हुआ है और इसका इनाम तो हम तुझे देकर ही रहेंगे। सब मिलकर राघव को पीटने लगे जिससे उसके कपड़े फट गए और पूरा मुंह और आंखें सूज गई। राघव की हालत सड़क पर बैठे भिखारियों से भी बुरी लग रही थी। कुटाई कार्यक्रम के बाद राघव कराते हुए जमीन से उठा और दर्द भरी आवाज में बोला, हो गया तुम सबका, पड़ गई सबके कलेजे में ठंडक। मेरे ही अक्ल पर पत्थर पड़े थे जो मैंने तुम लोगों के बारे में सोचा। सिद्धार्थ उसे अभी गुस्से में घूर रहा था, फिर वह इधर उधर देखते हुए बोला, एक मिनट, रिक्की कहाँ है। तभी रिक्की, जो कि पूरा बॉटल खत्म कर एक कोने में पड़ा था, वह अपनी नशे भरी आवाज़ में बोला, बिग ब्रदर आई एम हियर। ब्रदर तेरा ध्यान किधर है, ये तेरा रिक्की इधर है। और यह कहकर वह हंसने लगा।
वह फिर बोला, ज़माना हमें ढूंढ रही है और हम ज़माने से आगे निकल गए भाइयों। अरे कोई वाह वाह तो कर दो, फोकट में सारी सुनोगे क्या मेरा? कोई ना, मैं खुद ही कर लेता हूँ, वाह 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 वाह, और खुद ही खुद की पीठ थपथपाने लगा। एलेक्स बोला, क्या बकवास शायरी बोल रहे हो, खुद को गुलजार साहब समझ लिए हो क्या? ऋषभ बोला, तू पैसे की बात कर रहा है, अंबानी मुझे अपनी पूरी जायदाद भी दे देना तो भी नहीं सुनूंगा तेरी ये घटिया शायरी। उनकी बात सुनकर रिक्की जोर जोर से गला फाड़ फाड़ कर रोने लगा। उसकी ये गला फाड़ू आवाज़ सुनकर सारे बॉयज ने अपने कान बंद कर लिए। मायरा रिक्की के पास गई और उसके आंसू पोंछते हुए अपनी नशे भरे आवाज़ में बोली, अले अले रोते नहीं रिक्की, आप तो अच्छे हो ना, गुड बॉयज नहीं रोते, क्यों रो रहे हो आप? रिक्की गला फाड़कर रोते हुए बोला, कोई मुझसे प्यार नहीं करता पार्टनर, सब मुझे डांटते ही रहते हैं। सिद्धार्थ गुस्से में बड़बड़ाया, ये हमेशा पार्टनर क्यों बोलता है, इसकी तो कल देखता हूँ बेटा तुम्हें। तभी ऋषि रिक्की के पास जाकर बोली, भाई क्यों रो रहे हो आप, मत रो प्लीज़, वरना मैं भी रोने लगूंगी। ऋषभ हैरानी से बोला, ये उसे भाई बोल रही है और वो भी इतने प्यार और परवाह के साथ। वैसे तो दिन भर भाई बहन नहीं एक दूसरे के जानी दुश्मन बने घूमते हैं, पर आज देखो, आज तो पक्का यकीन हो गया है कि ये नशे में है। फिर सिद्धार्थ सारे बॉयज़ की तरफ देखकर बोला, बॉयज़ हमें इन सबको कमरे में ले जाना होगा और इन्हें सुलाना होगा, फिर सुबह जो होगा देखा जाएगा, अब चलो। सिद्धार्थ ने थोड़ा गुस्से और जेलसी से रिक्की को देखा और मायरा का हाथ पकड़कर कहा, चलो रूम में, सोना नहीं है क्या आज, चलो। यह कहकर वह मायरा को खींचते हुए उसके रूम में ले जाने लगा। मायरा बस रोतलू सा फेस बनाकर उसे घूर रही थी। अखिल आब्या के पास और राघव चित्रा के पास गया और उन दोनों को उनके रूम में ले जाने लगे। एलेक्स नेहा के पास गया जो नशे में अपनी अधखुली आंखों से बस टुकुर टुकुर देखे जा रही थी। एलेक्स बोला, मैम अपने कमरे में चलिए और आराम कर लीजिए। नेहा बोली, तुम चीफ हो क्या? हाँ मैं ही हूँ, आपने और कौन समझा था? नेहा बोला, ये मैंने तुम्हें पहचान लिया, ये तुम जहाँ ले चलोगे मुझे, मैं खुशी से जाने को तैयार हूँ, पर ऐसे नहीं जाऊँगी। तो कैसे जाएंगी आप? नेहा अपनी बाहें फैलाकर बोली, मुझे उठा कर ले चलो, पैर में दर्द हो रहा है। वह आंखों में आंसू लिए हुए बोली। एलेक्स ने जल्दी से उसे अपनी गोद में उठाया और उसे उसके कमरे में ले जाने लगा। वहीं ऋषि अब भी रिक्की के पास बैठी थी और उसे ही देखे जा रही थी। वो बहुत क्यूट लग रही थी और ऋषभ भी उसे ही देखे जा रहा था। वह उसके पास गया और धीरे से बोला, ऋषि चलो अपने रूम में चलो, बहुत थक गई होगी ना, थोड़ा आराम कर लो। ऋषि नशे में खड़ी हुई और ऋषभ के ऊपर झूलते हुए बोली, हाँ बहुत थक गई हूँ तुम्हें मनाते मनाते, तुम क्यों नहीं मान रहे? मैं मांग तो रही हूँ माफ़ी, माफ़ कर दो। अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या ऐसा कुछ देख कर रिएक्ट नहीं करते? हाँ मैं बहुत गलत सोची तुम्हारे बारे में, पर मेरी जगह कोई भी होता, तुम भी होते, तो ऐसी सोच आ जाती तुम्हारे मन में। ऋषभ उसे रूम में लाया और उसकी बाहें पकड़ते हुए बोला, क्या इतना ही भरोसा करती हो तुम मुझ पर? अखिल और राघव की किस्मत अच्छी थी जो चित्रा और आब्या रूम में आते ही सो गई। राघव चित्रा को पकड़े हुए वैसे ही फटी हालत में सो गया और अखिल भी आब्या को गले से लगाकर सो गया। वहीं डिस्को में सबके जाने के बाद रिक्की ने एक वेटर को पकड़ लिया और अपने पास बिठाकर उससे बातें करने लगा। वह वेटर सर पकड़े उसके पास जबरदस्ती बैठा था। उसका तो मन कर रहा था कि वह रिक्की का सर फोड़ दे। मायरा का कमरा। सिद्धार्थ ने मायरा को सुलाया और उससे दूर होने लगा तो वह फिर उठकर बैठ गई और सिद्धार्थ का हाथ पकड़ लिया। वह रोते हुए बोली, रुक जाओ ना सिद्धार्थ प्लीज़, अब और दूर मत होना वरना मैं मर जाऊंगी। सिद्धार्थ उसकी तरफ हैरानी से देख रहा था और जल्दी से उसके पास बैठ गया। मायरा उसके चेहरे को पकड़ कर बोली, आज ना बहुत कुछ कहूँगी तुमसे, तुम जवाब दोगे ना सिद्धार्थ मुझे? सिद्धार्थ बोला, मायरा हाथ छोड़ो और सो जाओ, कल सुबह बात करेंगे। मायरा जिद करते हुए बोली, नहीं तुम यहीं रुको प्लीज़। मायरा मैं बगल के कमरे में ही हूँ, अब सो जाओ। मायरा आंखों में आंसू लिए हुए बोली, प्लीज़ रुक जाओ ना, आज मत जाओ, वैसे ही इतने दूर हो मुझसे और दूर चले गए तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, मर जाऊंगी मैं सिद्धार्थ। सिद्धार्थ उसके चेहरे को पकड़ते हुए बोला, ये क्या बोल रही हो, पागल हो क्या? मैं खुद नहीं रह पा रहा तुमसे दूर और ना ही रहना चाहता हूँ, पर अगर तुम्हें मेरी सच्चाई का पता चल गया तो तुम मुझसे नफरत करने लगोगी जो मैं नहीं सह सकता। मायरा नशे में अपनी बड़ी बड़ी पलकें झपकाते हुए बोली,
ये मायरा अपने सिद्धार्थ से बहुत प्यार करती है तो क्यों नफरत करेगी वह। तुम्हें पता भी है मैंने ये 3 महीने कैसे काटे हैं तुम्हारे बिना। मैं रोज तुमसे बात करना चाहती थी, तुम्हें अपने पास देखना चाहती थी, पर मेरी इतनी हिम्मत ही नहीं थी। उस करण ने, नहीं, उस फेक करण ने भाई और आव्या को किडनैप कर लिया, तुम्हें गोली मार दी। यह कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह अपनी बात कंटिन्यू करते हुए बोली, पता है सिद्धार्थ, जब तुम्हें गोली लगी थी ना, तो जैसे कोई मेरे शरीर से जान खींच कर ले जा रहा था। मेरे शरीर में ताकत ही नहीं बची थी। यहाँ इतना दर्द हुआ, इतना दर्द हुआ कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। उसने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, तुम तो मुझे प्यार नहीं करते हो ना, तो मुझे दर्द क्यों हुआ? बताओ ना सिद्धार्थ, मुझे क्यों दर्द हुआ? सिद्धार्थ, मैं अपने ख्यालों में भी यह नहीं सोचना चाहती थी कि तुम नहीं हो। तुम मुझे प्यार नहीं करते हो ना सही, पर तुम मेरे आस पास हो, सही सलामत हो। यह एहसास ही मुझे जिंदा रखे हुए है। लेकिन मुझे दर्द होना चाहिए, क्योंकि इन सब की जिम्मेदार कहीं ना कहीं मैं ही हूँ। मैंने उसे पहचानने में गलती कर दी। माफ़ कर दो मुझे। उसकी बातें सुनकर सिद्धार्थ की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। सिद्धार्थ की जान जैसे उसके शरीर से निकलती जा रही थी। सिद्धार्थ ने उसके आंसू पूछे और उसे कसकर गले लगा लिया। मायरा सुबकते हुए और उससे शिकायत करते हुए बोली, मैंने इन 3 महीनों में आपकी सारी खबर रखी है, यहाँ तक कि आपकी दवाई का टाइम भी पता था मुझे। और आप हैं कि काम के चक्कर में ये तक भूल गए थे कि आपको गोली लगी है। अगर आपको कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? यह सुनकर सिद्धार्थ हल्के से मुस्कुरा दिया। फिर वह अचानक से उदास हो गई और बोली, सॉरी, मैं बार बार ये भूल जाती हूँ कि आप मुझसे प्यार नहीं करते, सॉरी। सिद्धार्थ ने उसके चेहरे को पकड़ा और उसके माथे को चूम लिया और बोला, मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे और कभी तुमसे दूर नहीं होना चाहता। मायरा ने भी उसे कसकर पकड़ लिया और उसकी बाहों में ही सो गई। सिद्धार्थ भी उसे पकड़े हुए ही लेट गया। वह अपने आप से बोला, मायरा, सारे दर्द मुझे अपने दे दो। मैं तुम्हारे कदमों में सिर्फ खुशियां ही खुशियां बिछाना चाहता हूँ। ऋषि के कमरे में ऋषि की बातें सुनकर ऋषभ ने उसके दोनों कंधों को पकड़ा और कहा, क्या इतना ही भरोसा है मुझ पर? अगर मेरे इरादे गलत होते तो कब का तुम्हारे साथ कुछ भी कर चुका होता। ऋषि अपनी नम आंखों से उसे देखते हुए बोली, हाँ माना मुझे गलतफहमी हुई थी, पर उसके लिए तुम मुझे इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकते। हम बचपन से साथ हैं और मैं तुम्हारे साथ जो महसूस करती हूँ वह और किसी के साथ नहीं करती। इस वजह से मैंने आज तक कोई दोस्त नहीं बनाए। ऋषभ, प्लीज़ माफ़ कर दो मुझे। तुम्हारे यूं चुप रहने से मुझे कितनी तकलीफ हो रही हो, जानते भी हो तुम। ऋषभ भी थोड़ी तेज आवाज़ में बोला, वही तो, हम बचपन से साथ हैं और आज तक तुम मुझे पहचान नहीं पाई। और दर्द मुझे भी होता है ऋषि, तुमने मुझे भी उन लड़कों जैसा समझ लिया जो लड़कियों का फ़ायदा उठाते हैं। मुझे आज भी याद है तुमने क्या कहा था। राघव के रिसेप्शन की पार्टी वाली रात ऋषि और रिक्की के बीच में फिर से किसी बात पर बहस हुई थी, जिस वजह से ऋषि का मूड ऑफ था। वह एक कोने में खड़ी थी और ऋषभ उसे ही देखे जा रहा था। ऋषि ने जैसे ही उस तरफ देखा तो ऋषभ ने तुरंत नजरें फेर लिया और ये बात ऋषि को थोड़ी अजीब लगी, पर उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। डांस फ्लोर पर सब डांस कर रहे थे। ऋषभ ऋषि के पास गया और उसका हाथ मांगा तो ऋषि ने भी अपना हाथ दे दिया। वह बेमन से डांस कर रही थी। डांस चल ही रहा था कि ऋषभ ने यह नोटिस किया कि ऋषि के गाउन की जिप खुली हुई है। ऋषि का गाउन ऑफ शोल्डर था और जिप खुली हुई होने की वजह से उसकी ड्रेस तक निकल सकती थी। ऋषभ ने तुरंत उसके पीठ पर हाथ रखा और उसे खींचते हुए अपने साथ ले गया। वहीं नेहा की बात सुनकर एलेक्स उसे वहीं छोड़कर चला गया था और नेहा ने ऋषि की खुली हुई जीप देख ली थी। वह उन दोनों के पीछे जाने लगी। वहीं ऋषभ ऋषि को एक कोने में लेकर कहा जहां पर कोई नहीं था। ऋषि हैरान नजरों से उसे देखे जा रही थी। ऋषभ अब भी नहीं कुछ बोल रहा था, पर उसने अब भी ऋषि की पीठ पर हाथ रखे हुए था। ऋषि की अपनी खुली पीठ पर ऋषभ का हाथ महसूस हो रहा था और उसकी उंगलियों की छुअन से उसे अजीब लग रहा था। वह अकलाती हुई बोली, रे ऋषभ, ये क्या कर रहे हो? ऋषभ देखो। तभी ऋषभ ने उसके होठ पर अपनी उंगली रख दी और चुप रहने का इशारा किया। ऋषभ ने ऋषि को पलटा और अपनी आंखें बंद करके ही उसकी ड्रेस की जीप बंद करने की कोशिश करने लगा, पर वह हो ही नहीं रहा था। ऋषि ने जैसे ही जीप की आवाज़ सुनी तो उसे लगा कि ऋषभ उसके ड्रेस की जीप खोल रहा है।
वह गुस्से से पीछे मुड़ी और बिना कुछ सोचे समझे ऋषभ को एक थप्पड़ जड़ दिया। वह आंखों में नमी लिए हुए बोली, छी ऋषभ, तुम इतना गिर जाओगे मैंने सोचा तक नहीं था। मैं बचपन की दोस्त हूँ तुम्हारी। मेरे ड्रेस की जीप खोलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? क्या सोचा था? करने वाले क्या थे तुम? शर्म आती है मुझे तुम्हें अपना दोस्त कहने में। हाथ कैसे नहीं कांपे तुम्हारे मेरे साथ ऐसी घिनौनी हरकत करते हुए? ऋषि की बात सुनकर ऋषभ की भी आंखें नम हो गई थी और वह बेध्यानी से उसे देखे ही जा रहा था। उसे ऋषि की बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऋषि उस पर भरोसा ही नहीं करती। वह कुछ नहीं बोला और गुस्से में चुपचाप वहां से निकल गया। ऋषभ के जाते ही नेहा ऋषि के पास आई और बोली, ये क्या किया आपने दी? ऋषभ भाई बस आपकी मदद कर रहे थे। आपके ड्रेस की जीप पहले से ही खुली हुई और अगर आप ज़्यादा देर तक वहां रहते तो आपकी ड्रेस पूरी खुल सकती थी। वह आपकी जीप खोल नहीं रहे थे, बंद कर रहे थे और आंखें बंद करके कर रहे थे, इसलिए उनसे हो नहीं रहा था। आपने बहुत गलत किया है दी। उन्होंने आपकी इज्जत बचाई और आपने उन्हें ही, यह कहकर उसने ऋषि का ड्रेस ठीक किया और वहां से चली गई। ऋषि वहीं बैठकर रोने लगी कि उसने ऐसा सोच भी कैसे लिया और तो और उसे थप्पड़ भी मार दिया। प्रेजेंट डे। ऋषि बोली, प्लीज माफ कर दो मुझे ऋषभ, प्लीज। यह कहते हुए वह ऋषभ की बाहों में ही बेहोश हो गई। ऋषभ ने उसे उठाया और बेड पर सुलाकर अपने कमरे में चला गया। अगली सुबह जब चित्रा की नींद खुली तो उसका सर दर्द कर रहा था। वह उठी और अपने बगल में देखा तो एकदम से चिल्लाने लगी, चित्रा कौन हो तुम और मेरे बगल में क्या कर रहे हो? राघव, राघव कहाँ हो तुम? उसके चीखने की आवाज़ से राघव भी उठ गया और हड़बड़ाते हुए बोला, अरे क्या हुआ चित्रा, क्यों चिल्ला रही हो? ध्यान से देखो, मैं हूँ तुम्हारा इकलौता पति राघव। चित्रा उसे ध्यान से और हैरानी से देखने लगी और अचानक हंसने लगी। राघव खुद से बड़बड़ाया, इसका नशा अभी तक नहीं उतरा है क्या? कौन सी चीज पी थी इसने? चित्रा हंसते हुए बोली, राघव तुम ऐसे फटे हाल क्यों सो रहे हो? किसने इतना कूटा है तुम्हें? राघव उसकी बात सुनकर झेप गया और बोला, वह दोस्तों ने इनाम दिया है। चित्रा, आप पर मेरा सर इतना क्यों दर्द कर रहा है? राघव की तो जान मानो हलक में अटक गई थी। वह बोला, वह शिमला के वेदर की वजह से हो रहा होगा। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हें दवाई दे दूंगा। चित्रा ओके बोलकर चली गई। वहीं सिद्धार्थ की बाहों में मायरा बड़े सुकून के साथ सो रही थी। खिड़की से आती धूप से उसकी आंखें खुली और सबसे पहले उसे सिद्धार्थ का सोता हुआ मासूम चेहरा नजर आया, जिससे उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। पर जब उसे यह एहसास हुआ कि सिद्धार्थ सच में उसकी बगल में सोया है तो उसकी आंखें बड़ी हो गई और वह जल्दी से उठकर बैठ गई। उसकी हड़बड़ाहट से सिद्धार्थ की भी आंखें खुल गई और वह भी उठकर बैठ गया। मायरा बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हो और कब आए मेरे रूम में? सिद्धार्थ ने देखा कि उसे कल रात का कुछ भी याद नहीं है तो उसके दिमाग में एक प्लान चलने लगा और वह मायरा को परेशान करते हुए चेहरे पर बिना किसी भाव रखे बोला, कल रात तुमने ड्रिंक किया था, क्या तुम्हें सच में कुछ भी याद नहीं है? कल तुम मुझे खुद खींच कर ले आई थी अपने रूम में। तुम्हें सच में याद नहीं है कि कल तुमने क्या किया? क्या किया है? उसकी बातें सुनकर मायरा का दिल बैठा जा रहा था कि आखिर उसने ऐसा क्या कह दिया और क्या कर दिया है। सिद्धार्थ उससे नाराज होते हुए बोला, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा बोलोगी। कम से कम तुमसे उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी। यह कहकर वह जाने लगा तो मायरा आंखों में आंसू लिए हुए बोली, मैंने जो भी बोला है नशे में बोला है सिद्धार्थ, प्लीज माफ कर दो मुझे। सिद्धार्थ सख्ती से बोला, नशे में ही इंसान सब सच बोलता है मायरा। मायरा यह सुनकर रोमांसी हो गई और बोली, तो क्या आप मुझे माफ नहीं करोगे? सिद्धार्थ बोला, आज शाम को तुम्हें इसका जवाब मिल जाएगा। यह बोलकर वह चला गया और मायरा अपनी उदास आंखों से उसे ही देख रही थी। आज शाम को सिद्धार्थ मायरा के लिए क्या करने वाला है? क्या मायरा की जिंदगी में खुशियां दस्तक देने वाली हैं? क्या शिमला की खूबसूरत वादियां सिद्धार्थ और मायरा के प्यार के इजहार का प्रतीक बनेंगी? इंडिया के नंबर 1 बिजनेसमैन सिद्धार्थ ओबराय का अपने पहले प्यार मायरा को प्रपोज करने का तरीका कैसा होगा? जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला और अंतिम भाग। फ्रेंड्स, अगर आप सिद्धार्थ ओबराय और मायरा की कहानी सीजन 2 देखना चाहते हैं तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा, ताकि इस कहानी के ख़त्म होने के बाद मैं इस कहानी का सीजन 2 आप लोगों के लिए ला सकूं। अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले और अंतिम भाग में।